करतारपुर राहदारी के मामले पर भारत की गैर संजीदगी, पाकिस्तानी सहाफियों को अटारी में करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात की कवरेज से रोक दिया। भारत ने सहाफियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए कल अहम इजलास होना है। MQM पाकिस्तान छोड़कर PSP में क्यों शामिल हुए? इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी मेयर कराची डॉक्टर अरशद वोहरा को नाअहल करार दे दिया। अरशद वोहरा की नाअहली की दरख्वास्त MQM पाकिस्तान ने दायर की थी। मुत्तहदा रहनुमा मियां अतीक कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग करना अब आसान नहीं होगा। डिप्टी मेयर कराची से और MQM पाकिस्तान से होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची के लिए ऑफर 440 अरब से बढ़ाकर 450 अरब कर दी गई। अदालत ने बहरिया टाउन कराची की पेशकश का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 21 मार्च को सुनाया जाएगा। बहरिया टाउन के वकील का कहना है 5 साल 2.25 अरब रुपए माहाना अदा करेंगे, बकिया रकम 3 साल में अदा की जाएगी। चिड़ियाघर, पार्क्स और सिनेमा बतौर गारंटी पेश करते हैं। बहरिया टाउन ने नैब केसेस खत्म करने की भी इस्तदा कर दी। सरफराज धोखा नहीं देता, सरफराज की टीम भी धोखा नहीं देती। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 के अहम मैच में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में पहुंच गई। कल कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला एलिमिनेटर राउंड खेलेंगे। आई लव क्वेटा ग्लैडिएटर, आई लव पेशावर ज़ल्मी, आई लव कराची। शहरियों का क्रिकेट से मोहब्बत का इजहार। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे रहनुमा PSP और डिप्टी मेयर कराची डॉक्टर अरशद वोहरा की नाअहली के हवाले से। आज इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत की। ये समाअत इलेक्शन कमिश्नर के चेयरमैन जो हैं यानी सरदार मोहम्मद रज़ा ख़ान की सरबराही में समाअत हुई और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत हुई और ये कहा गया कि डिप्टी मेयर कराची डॉक्टर अरशद वोहरा ने MQM छोड़कर PSP में शमूलियत इख्तियार क्यों की? क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की गई, इलेक्शन लड़ा गया था UC 49 से जो कि MQM पाकिस्तान के टिकट पर लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से निकल कर पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस बिना पर डॉक्टर अरशद वोहरा को नाअहल करार दे दिया गया और अब वो डिप्टी मेयर कराची नहीं रहे। इसके अलावा UC 49 से जो वो मुंतखब हुए थे, अब वो भी उनकी सीट नहीं रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी आसिफ हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ हसनैन साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो फैसला दिया है, जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरख्वास्त पर सुनाया गया और ये कहा गया कि चूंकि फ्लोर क्रॉसिंग की गई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से फ्लोर क्रॉसिंग करके पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की गई, इस वजह से डॉक्टर अरशद वोहरा को नाअहल करार दिया जाता है। सर, सबसे पहले तो बताइएगा इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई अपील, कोई रिव्यू फाइल किया जाएगा या फिर ये फैसला मंजूर कर लिया जाएगा या इस फैसले को मान लिया जाएगा? पहली चीज तो ये है कि जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको हम बिल्कुल इख्तियार करेंगे और इसको आगे जो है मुशावरत अभी कर रहे हैं। उसके बाद मुशावरत के बाद जो है अगर इसको चैलेंज करना है तो वो करेंगे और हम बिल्कुल इस वक्त जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका एहतराम करते हैं और फर्दर क्योंकि हमारे अभी हम 23 तारीख के प्रोग्राम की तैयारियों में मसरूफ थे सारे लोग, तो अब मुशावरत करके एक आध दिन में इंशाल्लाह इसको सर तो क्या समझते हैं? देखिए सर, फ्लोर क्रॉसिंग तो हुई है और वाज़ेह कानून भी है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट हो या हमारी असेंबलियां हो, जब भी फ्लोर क्रॉसिंग की जाती है अब इतना आसान नहीं रहा है और यही कहना है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक का कि अब इतना आसान नहीं है फ्लोर क्रॉसिंग करना। जो शख्स पार्टी छोड़कर जाना चाहता है पहले उसे ओहदा छोड़ना होगा, अगर कोई पब्लिक सीट उसके पास है तो वो सीट छोड़नी होगी, उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो जिस पार्टी में चाहे शमूलियत इख्तियार करे। सर, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या था? यानी जिस पार्टी से मुंतखब हुए वो पार्टी छोड़ दी, लेकिन उस पार्टी से मुंतखब होने के बाद वो ओहदा क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली MQM की जो सिचुएशन थी वो आप लोगों के सामने थी कि MQM और फारूक सत्तार दोनों में डिस्प्यूट था और ये केस लेकर फर्रुख नसीम जो है जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में गए थे तो इस केस को फारिग कर दिया था पहले फेज में इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए कि ये अभी तक साबित नहीं हुआ था
कि ये जो पार्टी है MQM वो किसके नाम पर है, इसलिए कि जो रिकॉर्ड में जो चीजें आ रही थी उसमें नदीम नुसरत के नाम पे था वो लंदन के हवाले से, जिसमें बाद में अमेंडमेंट करके खामोशी से फारूक भाई ने इसको अपने नाम पे किया और यही डिस्प्यूट था जो हल नहीं हो सका था। उसके बाद दोबारा ये पिटीशन जब चली गई इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि जब वो इनके पास आ गया MQM के पास, तो उन्होंने दोबारा दाखिल कर दी। अब जब ये इलेक्शन कमीशन में चला गया और हमने फिर इससे रुजू किया तो उन्होंने कहा कि जी जो फैसला इलेक्शन कमीशन का आएगा उसकी आपने पासदारी करनी है, लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन में इस केस को परतू कर रहे थे और आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है। आदिल साहब ये बताइएगा कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि रजाकाराना तौर पर इस्तीफा देके मुस्ताफी होके एक ओहदे से और उसके बाद इज्जत के साथ एक पार्टी ज्वाइन की जाए जो जिस पार्टी को खैर बात कहा जाए, अब उसके जो भी इंटरनल मसाइल हों, लेकिन बेहतर तो यही होता है ना कि इस्तीफा देके इंसान क्लीन होकर दूसरी पार्टी में चला जाए। आपने बिल्कुल वजह कहा, उसूली तौर पर भी इखलाकी तौर पर भी यही सारा सिलसिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं आपको फिर इसको करूं क्योंकि अभी तो ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है। दो चीजें बड़ी मेजर है इसमें। एक तो ये है कि अभी तक जो MQM है वो MQM नदीम नुसरत के नाम पर है, MQM ना यहाँ किसी के नाम पर है और ना जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और ये अभी दोबारा से फारूक सत्तार कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में, और ये सारा होना है। दूसरी बात ये है कि पाक जमीन पार्टी ने अभी कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ा है, उसने पार्टी रजिस्टर्ड कराई है और कानून में यह है कि कोई पार्टी जब उस वक्त एंडोज होती है कि जब वो बाकायदा जो है वो किसी इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में जाती है। तो अभी तक पाकिस्तान जमीन पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल हम चाह रहे थे कि हम इसको रिजाइन दें। कई दफा हमने जब ये सर पाकिस्तान जमीन पार्टी की जानिब से इलेक्शन तो लड़ा गया है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं लड़ा गया है, ये और बात है। नहीं, इलेक्शन तो लड़ा गया है, पार्लियामेंट में अभी नुमाइंदगी नहीं है, पार्लियामेंट में अभी कोई नुमाइंदगी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम तो खुद इसको चाह रहे थे, कई दफा हमने इस पर कोशिशें की कि भाई हम रिजाइन देकर एक तरफ हो जाए, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन में ये केस चल रहा था और ये दोबारा MQM लेके गई थी, लिहाजा उसकी बुनियाद पर जो है वो रोक दिया गया। तो सर अब तो एक फैसला आ गया है ना, तो मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसको चैलेंज किया जाएगा या ये फैसला कबूल कर लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हम तो पहले ही मुस्ताफी होना चाह रहे थे, अगर फैसला आ गया है तो ठीक है, उस फैसले को मानते हैं और हम इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इससे मुस्तफी हो जाते हैं। वैसे तो खैर अब नाअहल करार दे दिया गया। बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त क्योंकि मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और तमाम हमारी जो लीडरशिप है वो हैदराबाद में बैठी है 23 तारीख के यौम तासीस के हवाले से, और ये जैसे ही कल किसी वक्त शाम तक पहुंचेंगे यहाँ कराची, तो उसके बाद ये इजलास के बाद फैसला करेंगे। और हमें कोई भी शौक नहीं है कि एक जो है अलामती डिप्टी मेयर जो है वहाँ बैठा है, इसलिए कि इनके पास तो पहले ही कोई इख्तियार नहीं था, तो हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम वहाँ पर बैठे रहें किसी की भी सीट के ऊपर। और अगर ऐसा होता तो हमारे पास आने वाले जो MP MNAs हैं उन्होंने रिजाइन दी, ये चीजें की, तो सब सामने है। लेकिन इसमें फैसला इंशाल्लाह कल जब ये लोग यहाँ पहुंचेंगे मुस्तफा कमाल वगैरह, तो इंशाल्लाह इस पर बैठ के मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब, आपने मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आप होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करना चाहेंगे भारत की हठधर्मी के हवाले से। भारत ने फिर एक दफ़ा हठधर्मी का मुजाहरा किया है और करतारपुर राहदारी मंसूबे पर मुज़ाकरात की कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े देने से इनकार कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है, हालांकि पाकिस्तान की जानिब से वो तमाम स्टेप्स लिए गए कि जो कि अमन के लिए ज़रूरी होते हैं, डिप्लोमेसी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी बारहा भारत की जानिब से यही तमाम चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ती है। और यानी अब जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तानी सहाफ़ी जाते और वो तमाम चीज़ों की कवरेज करते तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं था, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। पाकिस्तान से सहाफ़ी जा रहे हैं जो कि जिनको सिर्फ कवरेज करनी थी, और इंटरनेशनल मीडिया की भी मतलब एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जाके कवरेज करने में कोई ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से उनको वीज़े ना दिए जाते। लेकिन बहरहाल जिस तरह पहले भी
भारत की जानिब से ये किया गया है, उसी तरह अब भी वही रविश इख्तियार की गई है और ये कहा गया है कि करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात जो है ना वो किए जाएंगे। कल इस पर अहम इजलास भी होना है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये भी कहा कि 30 से ज़ायद भारतीय सहाफ़ियों ने यानी इसकी इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत की थी। लेकिन बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल साहब ये बताइएगा कि भारत की जानिब से हठधर्मी का सिलसिला जारी है, वही रविश बरकरार रखते हुए अब पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े देने से इनकार कर दिया गया है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये कोई हिंदुस्तान का ना एक चलन सा हो गया है। हर चीज के अंदर नेगेटिविटी दिखाना, हर चीज के अंदर उनका एक इस तरह का रवैया होना कि दूसरों को ताओ तैश वाली बात है। और फिर सर्टली जब हमारे सहाफ़ी वहां पर जाते तो सर्टली मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत सारे सवालात भी एक लिहाज से पूछने से करने से, ठीक है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जी एक इवेंट है, उसकी कवरेज के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल जाना चाहिए। ये कोई छोटा मैं समझता हूँ कोई इवेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। इवन आप जिस तरीके से सिखों को आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उनकी एक मुकद्दस जो जगह है उसको खोला उनके लिए कि ये आए, आप जगह का एक लिहाज से आए, अपने जो रिचुअल्स हैं वो आप एक लिहाज से पूरे करें। तो लेकिन मेरे ख्याल है हिंदुस्तान उसको उस तरह की कवरेज देना किसी सूरत में नहीं चाह रहा, टू माई माइंड। वो इसको लो प्रोफाइल पे रखना चाहता है। और जो भी इस वक्त भी सिचुएशन है, इट इज नॉट ओनली आप ये कहें करतारपुरा की बात करें, नेचुरली इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर काफी सिचुएशन आपको बड़ी खराब नजर आती है। आप एक पोलिटिकल पोलराइजेशन भी नजर आती है, सोसाइटी भी आपको उनकी पोलराइज हुई नजर आ रही है। अच्छा, फिर मुख्तलिफ तरह की जो है आप कह सकते हैं कि तहरीकें वहां पर चल रही हैं। कश्मीर को ले लें, खालिस्तान को ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक लिहाज से चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है वो इस वक्त किसी तरह भी मैं समझता हूँ कि शायद वो इस तरह का कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं कि कोई इस तरह की कोई बात आउट ना हो जाए। और जहां तक उनके अपने मीडिया की एक लिहाज से बात है, वो तो मीडिया ऐसा ही है। अच्छा कर्नल साहब, जब इस करतारपुर राहदारी मंसूबे का जब इफ्तिताह किया गया था तो उस वक्त 30 से ज़ायद भारतीय सहाफ़ियों ने उस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत भी की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात भी की। लेकिन सर पाकिस्तान ने तो अपना जेस्चर ऑफ गुडविल दिखाया, भारतीय सहाफ़ियों को वीज़े भी इशू किए गए, वो यहाँ आए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो एक जंगी कैदी अभिनंदन जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको वापस रिलीज कर देना बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी शर्त के, सिर्फ एक जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पे अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। उसके बाद भी भारत जाहिरियत का मुजाहरा करता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन फिर भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी में यानी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें फिर भी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है। सर क्या मतलब वजह है कि दुनिया ये नहीं देख रही होती कि पाकिस्तान क्या स्टेप्स ले रहा है और भारत की जानिब से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, इसकी वजह मैं आपसे ये बताऊं कि पिछले कोई 10-15 सालों से जो कि आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, जो वो नैरेटिव लेके हिंदुस्तान चल रहा था, नेचुरली पाकिस्तान से उस तरह का कोई रिस्पांस जाता नहीं था। फॉरेन ऑफिस आपके इतना इफेक्टिव नहीं था। पिछले 10 साल जो आपकी हुकूमतें चली, उन्होंने किसी तरीके से भी इंडियन नैरेटिव का, इंडियन प्रोपेगेंडे का, या वो जिस तरीके से पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे थे, हम तो कोई जवाब देने के रवादार ही नहीं थे। लाइक वाइज आपके जितने भी एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर पूरी दुनिया के अंदर पहले थे, उन्होंने जो नैरेटिव आगे लेकर चलना था, पाकिस्तान का नैरेटिव, हिंदुस्तान जो दहशतगर्दी करा रहा था इस खित्ते के अंदर, स्पेशली फिर पाकिस्तान के अंदर कलभूषण को भी उसमें शामिल कर दें, तो वो तो कोई लेकर चला ही नहीं ना, सिर्फ हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान नजर आता था। फिर वो शाइनिंग इंडिया आप कह लें, और वो ऐसा लगता था जी कि एक मिथ क्रिएट कर दी थी पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान ने कि ये खित्ते का वाहिद मुल्क है विच इज गोइंग टू बी द सुपर पावर। और आगे देखिए जी क्या क्या चीजें निकलती हैं। लेकिन हुआ क्या कि आपने, मेरा ख्याल है, हिंदुस्तान को या हिंदुस्तानियों को, आप यकीन मानिए कि शायद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जो वो अपनी वो फिल्में बनाते थे, एक उनका हीरो होता था ख्याली तस्वुरात के अंदर, फिर उसको स्टूडियो के अंदर बैठ के जिस तरह की वो सारा फिक्शन टाइप की मूवीज बनाते थे, एक हीरो है वो 1000 लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता था। वही चीज हल्की हल्की उनकी सोसाइटी के अंदर, उनके लोगों के अंदर, और इवन अपनी फौज को भी आप कह सकते हैं कि शायद उसने लपेट में ले लीजिए कि हाँ वो भारतीय सूरमा है, पता नहीं वो क्या से क्या कर देंगे। तो मेरा ख्याल है वो मिथ आपने बड़ी तसल्ली के साथ ब्रेक की है। और फिर आप ये देखिए, आपने जिस तरीके से तस्करा किया कि आपने जब करतारपुरा का एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ओपनिंग का किया,
तो आपने उनके ढेर सारे सहाफियों को वीजे दिए। ये पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी हुकूमत है, खुले दिल के लोग हैं। और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि दोस्ती भी तसल्ली के साथ करते हैं और फिर दुश्मनी भी उसी तरीके से करते हैं। और ये दोनों मुजाहरे मेरा ख्याल है आपने हिंदुस्तान को दिखा दिए कि लुक, अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो फिर हम आपको ऐसे वापस नहीं जाने देंगे। यही कुछ मेरा ख्याल है आपकी मुसल्लह अफवाज ने दिखाया। और आज ये सिचुएशन है कि वो जिसको कहते हैं कि मखमसे का शिकार है कि उनको करना क्या चाहिए। इलेक्शन सर के ऊपर आ गए, अगले महीने की 11 तारीख से इलेक्शन का सिलसिला शुरू है, ऑलमोस्ट को महीना सवा महीना ये चल रहा है। तो वहां पे तो उनको अपनी मुसीबत पड़ी है कि सारी चीजों को कैसे हैंडल करें। वो जो कहते थे जी कि 250 लोग हमने मार दिए, 300 लोग मार दिए, लोग कहते जी आप बताइए तो सही वो लोग मारे कहां पर, उसके सबूत किसी तरह के कैसे हैं। तो वो तो अपनी मुसीबत में एक लिहाज से पड़ गए। और सर्टली आपकी एयरफोर्स ने और आपकी मुसल्लह अफवाज ने उनको बड़ी मुश्किल में एक लिहाज से डाल दिया। तो अब ये जरूरी है कि हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारे जितने भी बाहर के सफारत खाने, ये उनकी जिम्मेदारी आती है। एक मुकम्मल नैरेटिव जो है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान किस तरह आगे लेके चल रहा है और पाकिस्तान किस तरीके से खित्ते को लेके चलना चाह रहा है, उसको सामने लेकर आए। हिंदुस्तान का किस तरह का नेगेटिव रवैया है, क्या उनका एटीट्यूड है, वो सारे के सारा सामने लेकर आना चाहिए। वो बड़ा जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि आप ये देखें कि पिछले चंद महीने के अंदर आपने जिस तरह की सफारतकारी की, जिस तरह आपके फॉरेन ऑफिस ने काम किया, जिस तरह आपने हर फोरम के ऊपर जाके हिंदुस्तान को काउंटर किया, बड़ा इफेक्टिवली काउंटर किया आपने। अभी जैसे आपने थोड़ा सा तस्करा किया अभिनंदन का, आप सिर्फ इतना देखें पाकिस्तान का कि वो जिंदा सलामत वो पायलट जो है हमने उनको वापस किया। और कितनी बदकिस्मती की बात है और ये कैसे जालिम दरिंदे हैं हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए कि हमारे किसी शख्स को सही सलामत पाकिस्तान आने नहीं देते, वो लाश एक लिहाज से उसकी भेजते हैं। ये है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो अपने आप में से आउट हो गए हैं, इनकी समझ नहीं आ रहा। मजहबी इंतहा पसंदी को वो इतना आगे चले गए कि उनके पास तो ऐसा लगता है कि वापसी का रास्ता ही कोई नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर हिंदुस्तान का संभलना मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि इन सारी चीजों को ये कैसे कंट्रोल करेंगे। सर, ये क्या समझते हैं, क्या ये जो स्टेप्स लिए गए यानी पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे ना देना, क्या ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, जो कि पाकिस्तान से चूंकि भारत हर फ्रंट पे हारा है और इतनी बड़ी शिकस्त का सामना उसे हुआ है, हर बैटलफील्ड में फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पे या डिप्लोमेसी पे, आप जिस फ्रंट पे भी देख लें, बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है भारत को। तो क्या उसका रिएक्शन है कि उस रिएक्शन के तौर पे और तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो कम से कम पाकिस्तानी सहाफियों के वीजे रोक लिए जाएं ताकि पाकिस्तान में कवरेज ना हो सके? देखिए, एक मैं आपको बताऊं कि एक तो रिएक्शन भी है, दूसरा नेचुरली आप कह सकते हैं कि वो हमारे पाकिस्तानी सहाफियों से, क्योंकि ये तो वो करते हैं जेन्युइन सहाफत की बात करें, वो तो अंदर का खोज लेकर आते हैं कि रियलिटी क्या है। और स्पेशली आप देखें कि ये पिछले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों में जिस तरह का आपका मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट जिस तरीके से सफाई के साथ, बेहतरी के साथ और सच्चाई के साथ जो सारी चीजें सामने लेकर आए हैं, और आप जरा कंपैरिजन को तो कीजिए ना अपने मीडिया को और हिंदुस्तानी मीडिया को, तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा कि जिस मेच्योरिटी के साथ, मैं समझता हूँ जिस महारत के साथ और जिस जो उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी पाकिस्तानी मीडिया की, इतना उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया। तो सटली वो इंडियन हुकूमत उनको किस तरीके से फेस करेगी, एक ये भी एक लिहाज से उनकी इशू आ रहा है। फिर उनके अपने मुल्क के अंदर बेतहाशा इश्यूज हैं। नेचुरली अगर हमारा कोई साफी है वो हिंदुस्तान का वीजा लेके जाता है, एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर भी है, तो वो लोगों से मिले जुलेगा तो उसी उसके पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते। उसने लोगों से इंटरव्यूज भी करने हैं, लोगों से मिलना है, सारा कवरेज देनी है। तो वो अपने अंदर की जो नेगेटिविटी कह लें, अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, अपने अंदर की जो खामियां हैं, वो किसी सूरत में मेरा ख्याल है हमारी सहाफी बरादरी, हमारे सहाफी भाई जो हैं, वो प्रॉबेबली उनके सामने नहीं लेकर आना चाहते। वो कहते हैं जी कि ना वीजा दो और ना इस तरह की कुछ चीज सामने आए और ना उनको एक लिहाज से, और मैं समझता हूँ कि शायद कोई आप कह सकते हैं खिफ़त का सामना करना पड़े। प्रॉबली ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि ये इस तरीके से जो है उन्होंने वीजे नहीं इशू कर रहे। और मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी सहाफत की जो भी ओके इन लोगों का आपस में राब्ता है, हिंदुस्तान के साफियों के साथ भी राब्ता है,
इनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। हमारे फॉरेन ऑफिस को भी इस केस को उठाना चाहिए। और बिल्कुल अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी देखा जाए, इंटरनेशनल भी एक लिहाज से सहाफती तंजीमें मौजूद हैं, ये उन तक भी ये बात मेरा ख्याल है पहुंचानी चाहिए। और जिस तरीके से आपने अपने इस प्रोग्राम के अंदर ये कवरेज दी है, तो सर्टली ये तो पूरी दुनिया में आपका चैनल देखा जाता है, डेफिनेटली ये आवाज तो वहां तक पहुंचेगी कि दैट्स हाउ ये क्या कुछ हिंदुस्तान कर रहा है। मेरा ख्याल है एक लिहाज से ये भी इनके लिए एक फर्दर एम्बेरसमेंट का बायस बनेगा कि उन्होंने इस तरीके से हमारी जो साफी बरादरी है उसको उन्होंने एक लिहाज से वीजे देने से इनकार किया। और इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कवरेज मैं समझता हूँ कि जो इवेंट की होनी थी वो उन्होंने एक लिहाज से नहीं होने दी। मे बी सिख भी वहां पर सर्टली बिल्कुल मौजूद होने थे, थोड़ा सा उनसे भी आप पाकिस्तानी साफियों को दूर रखना चाहते हैं। रीजन हर एक को पता ही है जिस तरीके से सिचुएशन अब सिखों की भी चल रही है हिंदुस्तान के साथ, तो ये है मेरा ख्याल है अवामत जिस वजह से उन्होंने आपको इनकार किया और फिर हमारे साफियों को जिस वजह से किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने मेट्रो न्यूज को वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्त, जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो फिर कुछ बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के हवाले से और PSL 4 के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बहरिया टाउन कराची के लिए ऑफर को बढ़ा दिया गया, यानी 440 अरब की जगह अब 450 अरब ये ऑफर कर दी गई और इसमें फैसला महफूज कर लिया गया, जो कि 21 मार्च को सुनाया जाएगा। बहरिया टाउन के हवाले से उनके वकील का ये कहना था कि 5 साल वो 2.25 अरब रुपए महाना अदा करेंगे। इसके अलावा बकिया रकम 3 साल में अदा की जाएगी और साथ ही साथ बहरिया टाउन ने नैब केसेस ख़त्म करने की भी इस्तदा कर दी है। कुछ बहुत अहम रिमार्क्स भी देखने में सामने आए, क्योंकि जज साहब का ये कहना था कि यानी वो केसेस जो कि सिंध हुकूमत की अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो डील चूँकि बहरिया टाउन से हो रही है, सिंध हुकूमत से नहीं हो रही, इसलिए तमाम केसेस ख़त्म नहीं किए जा सकते। इसके अलावा जो कुछ डील हो रही है या अभी फैसला सुनाया जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑफ़र कबूल कर ली गई है। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GM गोपांग। अस्सलाम वालेकुम GM गोपांग, आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। ये बताइएगा कि आज ये जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची के हवाले से, तो क्या फैसला इसमें जो महफूज किया गया है, तो क्या रिमार्क्स थे और किस तरह से बहरिया टाउन ये रकम अदा करेगा 450 अरब रुपए की जो ऑफर दी गई है? जी, ये डॉक्टर साहब आपको बताते चले कि लास्ट समाअत के बाद जो एप्लीकेशन जो दरखास्त दायर की गई थी वकला की जानिब से, जिसमें बहरिया टाउन और मलीर के जो वकला थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि आज उन्होंने अपनी एक डील जो एक दरखास्त की सूरत में पेश की है और वो अदालत में इस्तदा की रखी है कि हम आपको 450 अरब जो है, जितना खसारा हमारी तरफ जाहिर किया गया है उसकी मद में 450 अरब देने के लिए तैयार है। जिस पर अदालत में ये समाअत उन्होंने दलाइल भी दिए कि हम ये 450 अरब की रकम जो है 5 साल के अंदर, यानी कि माहवार 2.25 अरब रुपीस के मद में महाना तौर पर आपको जमा करवाएंगे। 20% जो है वो एडवांस की सूरत में भी इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा बकाया जो रकम होगी वो 30% के हिसाब से 3 साल में, यानी कि सालाना 30% रकम जो है, रकम का जो 30% बनता है वो 3 साल के हिसाब से हर साल 30% जमा करवाया जाएगा, जिसके हिसाब से जो है ये 450 अरब जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। जिस पर अदालत ने तो ये फैसला महफूज कर लिया है और जो रिमार्क्स भी जो अदालत ने दिए हैं वो ऐसे थे कि जिसमें अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि ये फैसला हम बड़े गौर व खौफ के बाद ही हम दे सकेंगे और ये आप ना समझें कि हम आपकी जो भी ऑफर है उस पर कोई हमने आपको मान लिया ये डील जो है, हाँ, ये इस तरह से जो है वो अदालत ने फैसला महफूज किया है। अब ये अगली समाअत पर जो है वो फैसला दिया जाएगा कि ये आया डील कबूल की जाती है कि नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे PSL 4 के हवाले से। जो क्रिकेट फीवर इस वक्त कराची में जारी है, जगह जगह चौक पे स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा एक जश्न का समा है पूरे कराची में। जो परेशानियां शहरियों को हो रही हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट के शौक़ में और क्रिकेट से मोहब्बत की वजह से इन तमाम परेशानियों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया जा रहा है। ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल रहे हैं और आज एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ, यानी जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी।
और अगर देखा जाए तो अब जो PSL 4 के जो मैचेस हैं वो काफ़ी सनसनीखेज नज़र आने लगे हैं। ख़ासतौर पर लास्ट ओवर्स जो होते हैं उनमें ही फैसला होता है कि कौन सी टीम फाते है और कौन सी टीम जो है वो शिकस्त का सामना करती है। और यही कुछ आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच में भी हुआ। और अब जो एलिमिनेटर राउंड है उनका आगाज़ हो गया है, जिनका आगाज़ कल से हो रहा है। और कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी मैच कल है। और ख़ासतौर पे जब भी कोयटा ग्लैडिएटर्स या कराची किंग्स का मैच होता है तो स्टेडियम जैम पैक नज़र आता है, लोगों में बड़ा जोश व खरोश नज़र आता है। और आज भी कोयटा ग्लैडिएटर्स तकरीबन इसी तरह खेली जिस तरह से एक टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है मेट्रो 1 न्यूज़ के। नसीम राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी। नसीम राजपूत साहब, क्या कहते हैं खासतौर पे आज का मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया है और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 4 के फाइनल में पहुंच गई है। सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में तो पहुंच जाती है लेकिन न जाने क्यों फाइनल में पहुंचने के बाद वो कारकर्दगी देखने को नहीं मिलती जो पूरे टूर्नामेंट में कोयटा ग्लैडिएटर्स दिखाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही बात कही कि 2 मरतबा पहले भी फाइनल खेल चुके हैं। पिछले साल प्लेऑफ में गए थे और सिर्फ 1 रन से हार गए थे पेशावर ज़ल्मी से। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में अगर PSL के हवाले से बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि चौकर, लेकिन ये वो टीम है कि जिसकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी शानदार रही है। अगर आप चारों सीजन में उठा के देखते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदकिस्मती ये भी रही कि जब उन्होंने लाहौर में फाइनल खेला था तो उस वक्त उनके साथ फॉरेन प्लेयर्स नहीं थे जिनके साथ उन्होंने फाइनल तक रसाई हासिल की थी। KP नहीं आ सके थे, वॉटसन नहीं आ सके थे, तो जो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ थी वो कमजोर पड़ गई थी। इस बार जो है उनके प्लेयर्स पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आज आपने शेन वॉटसन का इम्पैक्ट भी देखा जो पिछले साल अवेलेबल नहीं थे पेशावर के खिलाफ जो प्लेऑफ का मैच हुआ था। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस सीजन में थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में दिखाई दी है। पहले 3 सीजन के 2 फाइनल उन्होंने जरूर खेले प्लेऑफ के लिए, तीसरे सीजन में क्वालिफाई किया, लेकिन जितनी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, जो पिछला मैच भी उन्होंने लूज किया है अगेंस्ट कराची के, वो तो जीत लिया था उन्होंने। 5 गेंदों पे 4 रन दरकार थे और क्रिकेट में बहुत ही रेयर होता है कि इस तरीके का मैच बच जाए। तो वो जो क्वालिटी क्रिकेट वो खेलते हुए आए और डोमिनेटिंग अंदाज में खेलते हुए आए। आपको याद होगा कि कराची किंग्स के खिलाफ जो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उस मैच में कराची किंग्स 186 चेस कर रही थी जिसमें 3 रन पे सेंचुरी स्कोर की थी। वो मैच भी उन्होंने ग्रिप कर लिया था। सर, वो तो मैं समझता हूँ तकरीबन जीता हुआ मैच ही कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ से निकला था। जी बिल्कुल बिल्कुल करीब था वो तो। जाहिर है, मैं कहता हूँ ना, रेयर होता है क्रिकेट में कि ऐसा मैच बच जाए कि 6 विकेट। बल्कि सर, अगर ये कहा जाए कि एक तरफ हारा हुआ मैच था, सेकंड लास्ट ओवर में उनके हाथ में आया और उसके बाद अगले ही ओवर में वो लूज कर गए। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि एक ही ओवर में जो है वो लूज कर गए थे। मैच बिल्कुल आसान हो गया था, लेकिन अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम फाइनल में पहुंच गई है। फवाद खान के जो गेंद लगी है वो हॉस्पिटल में इस वक्त, डॉक्टर साहब जो हमारी इत्तलात हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए और उनके कुछ एक्सरे हो रहे हैं। बहुत तेज शॉट था वो इमामुल हक का, जो वो मिस जज कर गए थे, उनका हाथ नहीं आया था और चेहरे पे गेंद लग गई थी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि उनके ओवर रह गए थे और वो ओवर एक रोसो ने किया था, एक एहसान ने किया था और आखिरी ओवर वॉटसन करने के लिए आए थे कि जिन्होंने अब तक इस पूरे सीजन 4 में बॉलिंग ही नहीं की। तो और पोलार्ड जैसा बैट्समैन सामने था, तो आज भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि एक फवाद खान के ना होने की वजह से जो ऑस्ट्रेलियन है, एक बैरून मुल्क की पिक है ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की और बड़ी इंपॉर्टेंट पिक रही थी। फवाद खान ने पूरे सीजन में जबरदस्त बॉलिंग की, जो यासिर शाह के कजन है, और जबरदस्त उनकी बॉलिंग थी और अब उनकी इंजरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन के जवाब दे दीजिएगा, फेवरेट टीम किसको देखते हैं PSL 4 के लिए? देखिए, फाइनल एक ऐसा गेम होता है कि जिसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती डॉक्टर साहब। जो वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े फाइनल्स हुए हैं उसके अंदर हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहे। डोमिनेटिंग टीम इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स दिखाई दे रही है और पेशावर ज़ल्मी बराबर के कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, और उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। लेकिन फाइनल में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 83 का फाइनल जीतने में इंडिया कामयाब हो गए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब विम रिचर्ड्स जैसा जो कोयटा का मेंटोर है वो विकेट गवा बैठा था कपिल देव के खिलाफ। तो क्रिकेट के फाइनल का प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। कोयटा
आज डोमिनेट करती हुई दिखाई दी है पूरे इवेंट। फिलहाल अब तक जो फेवरेट टीम है वो क्वेटा ही समझी जा रही है, लेकिन बहरहाल ये तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ को वक्त दिया। लेकिन अब का जो जोशो खरोश है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये टूर्नामेंट अपने अख्तिताम पजीर होता है, किस तरह अख्तिताम पर पहुंचता है और कौन सी टीम फातेह होती है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।